हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर बुक के चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने गांधी जी का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स या प्रमुख कृतियाँ देखी थी। उसके बाद उनका जो अहिंसा के ऊपर विचार हैं वो हमने देखे, सत्याग्रह के ऊपर विचार देखे। आज हम देखेंगे कि गांधी जी का आदर्श समाज, जिसे वो अहिंसात्मक समाज कहते थे, या राज्य जिसे उन्होंने राम राज्य की संज्ञा दी, उसकी रूपरेखा क्या है। तो राम राज्य का मतलब अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ में तो रामचंद्र जी का राज्य, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो पुराने ज़माने की जो रामचंद्र जी के टाइम की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। आजकल के लोग भिन्न हैं, तो इसलिए बहुत लंबा भेद है। इसलिए व्यवहारिकता में रामचंद्र जी का राज्य आज के दिन नहीं हो सकता। गांधी जी भी इस बात से परिचित थे, तो इसलिए उन्होंने राम राज्य शब्द का प्रयोग एकदम शाब्दिक अर्थ लिटरली नहीं किया, इन्होंने भावनावश अलंकारिक अर्थ में प्रयोग किया है। अर्थात उनके राम राज्य का मतलब है कि राज्य की जो आदर्श व्यवस्था है वो कैसी हो, कि एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, ऐसा राज्य जिसके अंदर सब कुछ आदर्श हो, एक आइडियल हो। गांधी जी भी प्लेटो के समान दो आदर्शों का वर्णन करते थे। पहला एक पूर्ण आदर्श, दूसरा उपादर्श। पूर्ण आदर्श मतलब ऐसा राज्य जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें बिल्कुल हर चीज़ एकदम आइडियल हो। तो जब वो कहते थे कि जब मैं अपने पूर्ण आदर्श की बात करता हूँ तो मैं राज्य को रखता ही नहीं कहीं, मेरे लिए राज्य का कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन वो यथार्थवादी थे, वो जानते थे कि राज्य के बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। आज का जो मानव स्वभाव है उसको देखते हुए पूर्ण आदर्श की कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने उप आदर्श की व्यवस्था की, जिसमें उन्होंने राज्यों को माना है कि राज्य का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक, तो वो मतलब क्या कहना चाहते थे कि अगर गांधी जी के विचार हम देखें तो उनके अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिकल ना हो हम, तो हमारे लिए राज्य का अस्तित्व है ही नहीं, मतलब राज्य होना ही नहीं चाहिए, एक बुराई है। लेकिन वो जानते थे कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो वो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते थे कि ठीक है, राज्य होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। राज्य में जब आदर्श व्यवस्था बनाए रखनी है हमें, तो उसकी कुछ विशेषताएं रखनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कुछ विशेषताएं दी अपने आदर्श राज्य की, राम राज्य की, जिसमें पहली विशेषता है अहिंसात्मक समाज। गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य को हिंसात्मक समाज के नाम से पुकारा है। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व होगा और पुलिस, जेल, सेना, न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह दृष्टि से अहिंसक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए किया जाएगा। इस आदर्श समाज में कभी कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, परंतु इस दबाव का रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसात्मक नहीं। सत्य के लिए आग्रह है, सत्य के मतलब सामने वाले के आपको सोल को प्रभावित करना है, उसके हार्ट को आपको प्रभावित करना है। उसका बुरा हो तो आपका बुरा हो, आपके दुश्मन का बुरा हो तो आपको लगना चाहिए कि आपका भी बुरा हो रहा है, इतना अपने आप को उससे जोड़ लेना है। ये सब उनके सत्याग्रह के विचार थे। इसमें आपको अहिंसक रहना है, हिंसा का सहारा नहीं लेना। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे आदर्श राज्य में अहिंसात्मक समाज होगा, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी। राज्य होगा, पुलिस भी होगी, जेल भी होगी, सेना, न्यायालय सब होंगे, लेकिन वो जनता की सेवा करने के लिए बने होंगे, ना कि जनता को किसी भी प्रकार से आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए। दूसरी विशेषता उन्होंने दी कि जो शासन का रूप है वो लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार होगा, परंतु जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन की सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें जनता एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, न सिर्फ वोट दे, बल्कि उन्होंने कहा कि जनता डिसीजंस भी ले। और जो शासन है, जो सरकार बनेगी, वो सीमित रहेगी, वो जनता को परेशान नहीं करेगी और जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन होगा। यानी जब सरकार कोई भी काम करेगी उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि हमने ये काम क्यों किया है, और ये अगर हमने काम किया है तो ये आपके हित में क्यों है, मतलब आपको हर टाइम आपको उनको उत्तर देना पड़ेगा, आप उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तीसरी विशेषता इनके आदर्श राज्य की है विकेंद्रीकृत सत्ता। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है जैसे इंडिया है, इंडिया में एक सेंटर की सरकार है, बहुत सारे राज्य हैं, लगभग 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में अपनी अपनी सरकार है। उन राज्यों में भी नीचे जाके नगर पालिकाएँ हैं,
फिर अगर गांव की बात करें तो गांव में क्या है, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें एक सरपंच होता है, वो गांव की प्रॉब्लम्स है वो आगे पहुंचाता है, शहरों की प्रॉब्लम्स नगर पालिकाएँ वगैरह देखती हैं, राज्य की प्रॉब्लम्स राज्य की सरकारें देखती हैं, और हमारे देश की प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो यानी एक सत्ता का विभाजन बहुत सारे चरणों में हो रहा है। ऊपर बस एक केंद्र की सत्ता ही नहीं है, राज्यों में, फिर राज्यों से शहरों में, शहर से गांव में, इस सत्ता का आपने क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। ऊपर से नीचे सत्ता जा रही है। ये नहीं है कि बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना राज्यों में कोई सरकार है, ना शहरों में है, ना गाँव में है। तो अगर आप सत्ता को विभाजित कर देते हो विभिन्न चरणों में, सत्ता को अगर आप गाँव तक ले जाते हो, गांव के लोग भी अपना सरपंच खुद चुन सकते हैं, वहाँ वो वोट देते हैं सरपंच बनाने के लिए। तो ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण के अपोजिट है। केंद्रीकरण मतलब सब कुछ केंद्र में चला गया, यानी सेंट्रलाइज कर दिया, सब कुछ एक जगह ही है। जैसे सिर्फ एक केंद्र की सरकार हुई, तो ये सब कुछ क्या है, केंद्रीकरण है। जहाँ सिर्फ एक केंद्र की सरकार हो, शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन हो चुका हो, सारी शक्ति एक जगह ही केंद्रित हो। और विकेंद्रीकरण मतलब सारी शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर बहुत सारे भागों में उसका डिवोल्यूशन हो गया हो, बहुत सारे भागों में उसको बांट दिया गया हो। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि एक ही जगह पावर का कंसंट्रेशन हो जाए, पावर इकट्ठी हो जाए। वो चाहते थे कि जो सत्ता है उसको विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयां हों, जैसे प्रादेशिक सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहें। इस प्रकार की व्यवस्था से ग्रामों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक रूप में स्वतंत्र होंगे। तो जो हमने ढांचा अपनाया है पंचायती राज का, जब हमने 74th अमेंडमेंट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंजेस किए, 73वां व 74वां, जिसमें हमने नगर पालिका और ग्राम पंचायत जोड़ा है, तो ये गांधी जी के आदर्शों के पर चलकर ही हमने जोड़ा है। इसमें हमने सत्ता का एक तीसरा पहिया भी जोड़ दिया। पहले सत्ता दो ही जगह विभाजित थी, केंद्र और राज्यों में। हमने अब 3 स्तर बना दिए सत्ता के, पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा ग्राम पंचायतें या शहरी नगर पालिकाएँ। तो ये क्या है, 3 स्तर हो गए अब हमारी सत्ता के। तो विकेंद्रीकरण किया है, तो ये गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही हमने ऐसा किया है। चौथा, वे कहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो विशाल और केंद्रीकृत उद्योग होते हैं वो लगभग समाप्त कर दिए जाएं और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाएं। कुटीर उद्योग धंधे मतलब छोटे छोटे, जैसे गांधी जी खुद चरखा चलाते थे, रुई काटना हो गया, कपास चुनना हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग बनाए जाएं गाँवों में। जैसे कोई कपड़ा सिलने का काम करने लग जाए, कोई रुई काटने का काम करने लग जाए, कोई चरखा चलाने लग जाए, कोई चीज़ों का उत्पादन करने लग जाए छोटी छोटी जगह। तो ऐसे उद्योगों को वे बढ़ावा देना चाहते थे। इन्होंने कहा उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती हैं, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खुद उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। 5वां, इन्होंने कहा कि मेरा जो आदर्श राज्य है वो नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा, यानी इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करना, समुदाय के निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी सब व्यक्तियों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे, वे निर्भीक होकर बोल सकेंगे और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। 6ठा पॉइंट, उन्होंने कहा कि मेरे जो आदर्श समाज है उसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व बना रहेगा। आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, लेकिन संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, जबकि कल्याण के लिए करेंगे, समाज के कल्याण के लिए। वो ये समझ के कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज ने उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। तो वो ये नहीं मानेंगे कि संपत्ति मेरी है तो मैंने इसको कमाया है, मैं अपने अकॉर्डिंग खर्च करूँगा, नहीं। वो ये मानेंगे कि समाज के देन है, समाज में ही व्यक्ति रह सकता है, समाज नहीं होता तो इस संपत्ति का अर्जन भी नहीं होता। अगला 7वां पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य होगा। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए श्रम करना होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा।
और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना ज़रूरी होगा ही होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता स्थापित हो सकेगी। 8वां पॉइंट, वर्ण व्यवस्था। गांधी जी का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति समाज 4 वर्णों में विभाजित होगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, लेकिन विभिन्न वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे और किसी प्रकार की ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन उनका मुख्य कार्य क्षेत्र है वो घर ही होगा। अगला, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को गांधी जी समाज के लिए कलंक मानते थे। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म ले रहे हो, एक पर्टिकुलर जाति में आपका जन्म हुआ है, इस कारण दूसरी जाति के लोग आपको बायकाट करें, आपको जहाँ वो सार्वजनिक स्थानों पर बैठने ना दें, सार्वजनिक चीज़ों को छूने ना दें, तो ये सब क्या है, छुआछूत के अंदर आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जो राज्य है उसमें छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अगला 10वां पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इन्होंने कहा कि मेरे जो राज्य होगा उसमें कोई एक धर्म को आश्रय नहीं दिया जाएगा, सारे धर्म समान होंगे, सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगला, गोवध निषेध। गांधी जी भारत जैसे राज्यों में आर्थिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को आवश्यक मानते थे, इसलिए उनके द्वारा उनके आदर्श समाज में गौ हत्या का निषेध किया गया है। अगला, मद्य निषेध। वही गांधी जी का विचार था कि मद्य यानी मदिरा यानी शराब और अन्य मादक पदार्थ का प्रयोग व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करता है। अतः उनके आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा, न ही उनकी बिक्री हो। 13वां पॉइंट, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने कहा कि गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क दी जाएगी। 14वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे, इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। तो ये उनके आदर्श राज्य आज राम राज्य की मुख्य विशेषताएं थी।